बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो एज यू ऑल नो दैट टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डाइजेशन इन मैन। आज बेसिकली हम ह्यूमंस में डाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो हमें अपना अपना सा लगेगा, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और उसमें डाइजेशन कैसे होती है। इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है ना, इसका एक एक पार्ट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है ना वो ध्यान से ये टॉपिक समझना है। और ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा लेंथी, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको सीक्वेंस वाइज समझते जाना, ठीक है। मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से जो है वो डाइजेशन इन मैन का जो आज फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है, जिसमें हमने बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। फिर हम देखेंगे कि इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और हम देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमंस में या मैन में डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करना है। डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए आपको पता है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर हम ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम की नौयत की बात करें ना, तो इनमें ना लॉन्ग ट्यूब मौजूद होती है। मतलब कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में ना ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें जो है ना ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कॉइल्ड हुई नजर आ रही होती है, जो कि एक्सटेंड होती है माउथ से एनस तक। समझ आ गई इनकी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। उसके बाद अब हमने पार्ट्स डिस्कस करने हैं कि इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन पार्ट्स हैं जो इनमें डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं, वो डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है माउथ, ठीक है। ये वो जगह है जहां से फूड एंटर करवाई जाती है ह्यूमंस में, ठीक है। उसके बाद फौरन आता है ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है। इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं। अब ये जो कैविटी है ये बेसिकली वो कैविटी है जहाँ खुराक रखी जाती है और खुराक की जो डाइजेशन है उसको इनिशिएट करवाया जाता है, मतलब कि स्टार्ट करवाया जाता है। उसके बाद आता है ऑसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, खुराक की नाली जिसको बोलते हैं। सो मुंह से खुराक जाएगी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फूड जाती है ऑसोफेगस में, और ऑसोफेगस से खुराक जाती है स्टमक में, ठीक है। और आपको पता है स्टमक में भी डाइजेशन हो रही होती है। अब मैं अगर आपको मेन बात बताऊं ना, तो जो डाइजेशन है ना वो तीन चीजों में या तीन स्ट्रक्चर में हो रही होती है। सो ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके तीन मेजर पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या होता है कि इनमें ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डाइजेशन हो रही होती है वो स्टमक वाले पार्ट में हो रही होती है, और जो थर्ड डाइजेशन देखने को मिलती है वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी मेन पार्ट है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का। अच्छा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इनमें भी आगे फिर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 ड्यूडिनम, एंड द सेकंड वन इज जीजिनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम। सो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपके साथ जो शेयर की है डायग्राम, ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ड्यूडिनम, उसके बाद आता है जीजिनम, उसके बाद आता है इलियम। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमंस में, वो जो लास्ट पार्ट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इनमें भी फर्दर फिर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स मैंने आपको बताने भी हैं और यहाँ दिखाने भी हैं ताकि आपको आइडिया हो कि वो पार्ट्स होते कैसे। ये ना ये जो आप रीजन देख सकते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पेट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने आपको पीछे भी बता दिया, वो हमने जो है ना उसकी डिटेल देख ली कि कौन कौन से उनमें पार्ट्स आते हैं। अब ये जो आपको बाहर मोटा पाइप नजर आ रहा है ना, ये जो मोटा ट्यूब नजर आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है ह्यूमंस की, और इनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो पार्ट है इसको असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ से कर्व होती है, इसकी वजह से इसको हम ट्रांसवर्स कोलॉन बोलते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन जो कि नीचे की तरफ आ रही होती है ट्यूब, उसको डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। सो बेसिकली कोलॉन है जिसके हमने पोजीशन वाइज नेम रखे होते हैं। उसके बाद सीक्रम आ जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये सीक्रम है, और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको हम रेक्टम बोलते हैं। सो ये जो रेक्टम वाला पार्ट है ना, बेसिकली रेक्टम आप कह सकते हैं ऐसा पाउच होता है जिसमें वेस्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है और फिर एनस से उसको रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा जी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट समझ आ गए, ठीक है, सारे पार्ट्स देख लिए हमने कि माउस होता है, ओसोफेगस, जिसको मैंने आपको बताया कि जो ओसोफेगस है इसको खुराक की नाली बोलते हैं, ये जो लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, इसको आप छोड़ दें, ये जो स्टमक है बेसिकली माउथ से बकल कैविटीज होते हुए मैंने आपको बताया कि ओसोफेगस में फूड आएगी, ओसोफेगस से जाती है फूड स्टमक में, और आपको पता है कि स्टमक जो है इसको मैदा बोलते हैं और मैदे में भी डाइजेशन हो रही होती है। सो स्टमक से फॉरन फूड जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, ये जो आपको मोटी ट्यूब नजर आ रही है ये वाली, इसमें आता है कि जो लास्ट पार्ट है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उनमें फिर फर्दर पार्ट्स थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अच्छा जी, स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम बेसिकली डाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डाइजेशन उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हो कैसे रहा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको ह्यूमंस में का बताया उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं ह्यूमंस में डाइजेशन करवाने में। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो डाइजेशन है ये इनिशिएट होती है ओरल कैविटी में। इसका मतलब ओरल कैविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है डाइजेशन में। कैसे करती है? अब हमने बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में डाइजेशन डिस्कस करनी है ओरल कैविटी में, और यही हमारा आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ आज डाइजेशन डिस्कस करनी है ओरल कैविटी में। नेक्स्ट जो है वो फर्दर हम इसमें जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो आगे डिस्कस करते जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। अच्छा जी, अब हम अगर ओरल कैविटी की बात करें ना, मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर हम इनके फंक्शन की तरफ जाएंगे कि ओरल कैविटी का फंक्शन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 3 मेजर पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 पैलेट, ठीक है, टंग, आपको पता है मुंह में क्या होता है, टीथ होते हैं, उसके बाद चीक्स होती हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर मौजूद होते कैसे हैं, कैसे नजर आते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, लोकेशन भी देखते हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसा है कि जो पैलेट होता है ना, इसको मैं आसान कर दूं, आप कहेंगे पैलेट पता नहीं क्या होता है, क्या बुलाया, हमें तो नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको इसको उर्दू में बताऊंगी कि पैलेट जो होता है वो तालू होता है, तो आप कहेंगे तो हमें पता है। अच्छा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, आपने अगर देखा हो मुंह में, तो एक बड़ा सॉफ्ट मस्कुलर सा एक स्ट्रक्चर जो है वो लटका हुआ नजर आता है गले के लास्ट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये तालू है, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये सॉफ्ट पैलेट है, और अगर हम जबड़े के ऊपर वाले साइड या ऊपर वाले फ्लोर की बात करें उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। आसान कर दूं तो जो पैलेट है ना, ये जो ओरल कैविटी है ना, उसका ऊपर वाली रूफ बना रही होती है, ठीक है, छत बना रहा होता है। उसके बाद अगर हम टंग की बात करें तो टंग जो है वो ओरल कैविटी में फ्लोर के तौर पे एक्ट करती है, ये जमीन जो होती है ना वो बना रही होती है ओरल कैविटी की। और टंग की बात करें, इसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आपको पता है कि फूड को टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो टंग का जो फंक्शन है हम आगे देखेंगे। टीथ आपको पता है ओरल कैविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होती है कि फूड को जो है वो चबा सके या फूड को जो है वो ग्राइंड कर सके, ठीक है। तो ओरल कैविटी में हमने कहा कि पैलेट जो है वो ऊपर वाली रूफ बना रही होती है ओरल कैविटी की, और जो फ्लोर है वो टंग बना रही होती है, और जो चीक्स है वो साइड्स पे दीवारें बना रही होती है। तो इस तरह एक आपको बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर, जो एक रूम नुमा स्ट्रक्चर जो है वो ओरल कैविटी कहलाता है, जिसको सराउंड किया होता है, मतलब ओरल कैविटी को सराउंड किया होता है पैलेट ने, टंग ने, टीथ ने और चीक्स ने। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हम बेसिकली मूव ऑन होने जा रहे हैं इनके फंक्शन की तरफ। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आपको लोकेशन भी बता दी कि कौन सी चीज कहाँ मौजूद होती है। अब अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो आपको पता है, आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये तो वो बातें जो हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होती हैं अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो, क्योंकि हम अपने आप को पढ़े, मैंने कहा ना हमें आप अपना आज लगेगा क्योंकि हम खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ऑलरेडी अपने बारे में पता होती है, हमने एक्सपीरियंस की होती है लाइफ में, तो वो जो पढ़ेंगे वो रिवाइज हो जाएंगी, तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा जी, ओरल कैविटी या मुंह की बात करें, जब हम खुराक को मुंह में लेके जाते हैं तो आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए फूड जो है वो ओरल कैविटी में रहती है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है ओरल कैविटी का, दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन करवाने में ओरल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होती है। मतलब कि खुराक जो है वो जब हम मुंह में लेके जाते हैं, अगर तो वो हमें ठीक लगेगी, अगर तो उसका टेस्ट ठीक होगा, उसमें स्मेल ठीक होगी, और अगर उसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई कंकड़ नहीं है, तब हम खुराक को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको खाने के लिए हम आगे जो है वो निकलते हैं। और अगर हमें फूड ना पसंद आए, बासी हो, पुरानी हो, या उसमें कोई मसला हो या नमक ज्यादा हो, तो हम उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ फूड जो है वो हम कहते हैं ओरल कैविटी में होती है। उसके बाद ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन। अब जो ग्राइंडिंग है, जो चबाने वाला है, जो चबा के सॉफ्ट करने का अमल है, वो भी आपको पता है ओरल कैविटी में हो रहा होता है। और वो कौन हेल्प कर रहे होते हैं आपको पता है? टीथ, उसमें भी स्पेशल जो आपको स्ट्रक्चर पता है आपको, मॉरल, जिनको दाढ़े बोलते हैं, दाढ़ें जो है उनमें हेल्प करती है। नेक्स्ट ओरल कैविटी का फंक्शन है दैट इज लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। खुराक की डाइजेशन मुंह में ही हो रही होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो खुराक है वो दांतों के जरिए उसको चबाया जाता है, ठीक है, तो सॉफ्ट करके उसको छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट किया जाता है, तो डाइजेशन हो रही होती है और दांत उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। लुब्रिकेशन
कौन करवा रहा है? तो लुब्रिकेशन बेसिकली कहते हैं कि खुराक को स्लाइमी नेचर का करना, मतलब कि फूड में सलाइवा की हेल्प से उसको छोटा छोटा पीस के, आपको पता है, एक बोलस बनाते हैं और फिर उसको ओसोफेगस से या खुराक की नाली से आगे मैदे में भेजा जाता है। तो लुब्रिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो भी ओरल कैविटी में हो रहा है, क्योंकि सलाइवा हेल्प करता है फूड को स्लाइमी नेचर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ आ गई? यही सारी बातें जो हम इन पॉइंट्स में अब हम आगे डिटेल में पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब वो चीजें दोबारा रिवाइज होंगी तो आपको पक्का हो जाएगा, उसी टाइम एट द स्पॉट आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन ऑफ फूड करवा देती है, क्योंकि अगर हम टंग की बात करें, हमारे टंग में कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि खुराक जो है ना, वो आपको पता है कि हमारे ओरल कैविटी में ये एंटर करवाई जाती है। वो कैसे एंटर होती है? सबसे पहले हम खाने को देखते हैं, अगर तो वो हमें अच्छा लगता है, अगर वो देखने में अच्छा हो, प्लेजेंट लगता है, तब हम उसको खुराक को अंदर लेके जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको टेस्ट करते हैं, अगर वो हमें उसका टेस्ट पसंद आता है तब हम उसको खाते हैं और अंदर लेके जाते हैं, नहीं पसंद आता तो हम फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज स्मेल। स्मेल के जरिए भी हम फूड को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो फूड में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है या बासी हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फैट हम खुराक को महसूस भी करते हैं। ये सारा कुछ ओरल कैविटी में हो रहा है। अगर उस खुराक में कंकड़ है या डर्टी है वो खुराक, या हमें कुछ फील हुआ कि बोन है, हड्डी है, ये कुछ ऐसी चीज है जो हमें अनप्लेजेंट लगी, तो हम तब भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो जो सिलेक्शन ऑफ फूड है ओरल कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है कि इनमें ना हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया स्मेल। अगर टेस्ट स्मेल अनप्लेजेंट हो या हार्ड ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जैसा कि बोन हो गया, डर्ट हो गया, कोई कंकड़ वगैरह हो गया, अगर उस खुराक में मौजूद हो तो हम उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। सारी की सारी कहानी मैंने आपको पहले बता दी। ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी की हेल्प, आप हैरान होंगे कि ओरल कैविटी की हेल्प आंखें भी कर रही हैं, उसके साथ साथ ओरल कैविटी की हेल्प नाक भी कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि खुराक की सिलेक्शन में हमने कह तो दिया कि ओरल कैविटी सिलेक्शन कर रही है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ फूड में नोज भी अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चीज को स्मेल करेंगे, अगर फ्रेश लगी तब खाते हैं, ना फ्रेश लगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ओरल कैविटी की सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हेल्प कर रहा था। उसके अलावा साइट, सेंस ऑफ साइट भी हेल्प कर रही थी। भाई अगर एक खुराक हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, जैसा कि अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम, ये मुस्लिम है तो हम ये कोकरोच या ये इस तरह के कीड़े मकोड़े खाना नहीं पसंद करते, तो हमने देखा खुराक हमें नहीं अच्छी लगी तो हमने नहीं खाई, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ओरल कैविटी में जो उसका फर्स्ट फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड में, उसमें नाक, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल भी इन्वॉल्व होती है, उसके साथ साथ सेंस ऑफ साइट देखने की हिस्स भी इन्वॉल्व हो रही होती है, तभी हम फूड को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब टंग की बात करें कि टंग क्या रोल परफॉर्म कर रहा था। आपको पता है जो टंग है वो सेंसरी होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है सिलेक्शन ऑफ फूड में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको पहले बताया कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, और डिफरेंट लोकेशन में टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं जो डिफरेंट, आपको पता है, फ्लेवर ऑफ फूड को टेस्ट करती है। कोई बिटर यहाँ से, सोर यहाँ से, स्वीट, साल्टी एंड सो। ठीक है, तो टंग भी सिलेक्शन ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। जुबान के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स जब सेंस कर रहे होते हैं फूड के टेस्ट को, अगर हमें उसका टेस्ट पसंद होता है तो हम खा लेते हैं, नहीं पसंद आता तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में टंग भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होती है। सो नेक्स्ट फंक्शन ओरल कैविटी परफॉर्म कर रही होती है, दैट इज ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। ग्राइंडिंग का वर्ड पीसने में आता है, ठीक है, और मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। तो अगर आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया होगा कि हमारे दांत जो हैं उनमें भी स्पेशल जो हमारी दाढ़ें हैं, जिनको मोलर बोलते हैं, जो मोलर हैं, जो हमारी दाढ़ें हैं, वो क्या करती हैं? वो खुराक को चबाने में, पीसने में, छोटा छोटा करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आफ्टर सिलेक्शन जब ओरल कैविटी में सिलेक्शन होगी, फूड हमें पसंद आ गई, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, पसंद आ गई, तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको खुराक को चबाते हैं या उसको पीसते हैं। ठीक है, तो खुराक क्या किया जाता है? मोलर, मैंने बताया, जो दाढ़ें होती हैं वो बहुत, दाढ़ें इसलिए क्योंकि जो दाढ़ें होती है ना उनका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ग्राइंडर के तौर पे एक्ट कर रही है। ऊपर वही दाढ़ें, नीचे वही दाढ़ें, इनके दरमियान जब फूड आती है तो उसको ऐसे ये पीस के छोटा कर देती है, पीस के उसको छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करती है। अच्छा, नीचे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ हाईलाइट किया, भाई ग्राइंडिंग क्यों जरूरी है। मैदे में हमने सुना है कि जो जी चीजें हजम होती हैं जी, खुराक जो है वो डाइजेस्ट होती है जी, मैदे में डाइजेस्ट होती है, ये ग्राइंडिंग मुंह में क्यों हो रही थी? अगर मैदा ही करा सकता है, मैदे में जूस मौजूद होता है, गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है, मैदा ही जब ग्राइंड कर सकता है तो हमें क्या जरूरत है हम ओरल कैविटी में उसको ग्राइंड करें या दांतों की हेल्प से उसको पीसें। तो यहाँ समझे कि क्यों किया जाता है। देखिए,
ओसोफेगस आपको पता है खुराक की नाली है, ठीक है। अब देखें खुराक की नाली में अगर तो बड़ा बड़ा रोटी का ये लुकमा बड़े बड़े जाए तो जाहिर है मुश्किल होगी वहां से खुराक का गुजरना। लेकिन अगर ओसोफेगस से छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को पास करवाया जाए तो रिलेटिवली वो बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी लिखा हुआ है कि जो ग्राइंडिंग करवाई जाती है उसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि जितना स्मॉलर पीस में हम उस फूड को कन्वर्ट करेंगे उतने ही उस एंजाइम को लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा कि वो उस पर एक्ट करे और उसको मजीद डाइजेस्ट करवा सके। नहीं समझ रहे? ये देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ एक शो किया हुआ स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज ये वो फूड है जो अभी तक ग्राइंडिंग में इसका लार्ज सरफेस एरिया। अगर हम इसकी बात करें तो इनमें अगर एंजाइम ने एक्ट करना होगा तो आपको पता है कि जो फोर साइड है उसको सिर्फ इतनी सरफेस एरिया मिलेगी, एंजाइम उस पर जाए और उनको डाइजेस्ट करवा सके उस फूड को। लेकिन फूड को अगर हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा होगा तो आप देखिए ये राउंड, ये साइड, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है एंजाइम को एक्ट करने के लिए। तभी हमने कहा कि छोटे पीसेस में एंजाइम को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है ताकि वो उस पर एक्ट करे और खुराक को मजीद डाइजेस्ट करवाए एज कम्पेयर टू लार्ज। तो ये वजह की ग्राइंडिंग जो है वो ओरल कैविटी में करवाई जाती है। आप समझ आ गई कि छोटा पीस कैसे सरफेस एरिया ज्यादा होता है एंजाइम्स के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करना है ओरल कैविटी के, दैट इज लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है जी? लुब्रिकेशन होता है चीज को लुब्रिकेट कर देना, चीज को ऑयली नेचर का कर देना, चीज को स्लाइमी नेचर का कर देना। मतलब के आसान कर दूं तो भाई उसको बिल्कुल ही ऑयली कर देना ताकि वो बड़ी आसानी से ओसोफेगस में गुजर जाए। अब लुब्रिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी ओरल कैविटी में हो रहा है, मुंह में हो रहा है। मैंने आपको अभी जब स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि जो स्लाइवा है वो हेल्प कर रहा होता है फूड को स्लाइमी नेचर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि स्लाइवा क्या है और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन, और फिर हम देखेंगे कि स्लाइवा में कौन कौन सी चीज मौजूद होती है जो कि डाइजेशन में भी हेल्प कर रही थी। क्योंकि हमने कहा कि ओरल कैविटी में ही जो फूड की डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती होती है और वो हेल्प स्लाइवा ही कर रहा होता है, क्योंकि स्लाइवा में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसी कंपोजिशन मौजूद होती है, कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करती है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जो स्लाइवा है ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है। आपको मैंने बताया पहले भी, आपको पता है कि जो कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो स्लाइवा की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही ध्यान से कान खोल के, आंखें खोल के और पेन पकड़ के आपने ये सुनना है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें बच्चों तो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर्स के होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें, थोड़ी सी मैथ है, ठीक है, बायो वाली टीचर अब आपको मैथ पढ़ाएगी, तो पेयर का मतलब होता है 2। अब अगर हम बात करें तो टोटल अगर वो पूछें स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने मौजूद होते हैं ह्यूमंस में तो वो 6 हैं, क्योंकि 3 का पेयर लिखा हुआ है, तो 3 का पेयर मतलब कि 6 मौजूद होते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड 6 होते हैं, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो 3 पेयर मौजूद होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड समझ आ गया। अब हमने ये जो पेयर्स की बात की कि इनके पास 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, हम देखेंगे कि वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के वो 3 पेयर्स या उनकी जो कैटेगरी है, ये टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स जो ह्यूमंस में मौजूद होते हैं वो टाइप्स कौन सी है और उनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अच्छा, नीचे देख सकते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर स्लाइवरी ग्लैंड्स, क्या होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स और कहाँ मौजूद होते हैं। किसी भी तरह से वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, कान यहाँ से पकड़ लो, कान वहां से पकड़ लो, आपको पता होगा कि पकड़ा कान ही, ठीक है। एनीवेज, मतलब कहने का मकसद ये है कि सवाल को घुमा के पूछ सकते हैं। आपने अगर नोट्स में अच्छा सा पढ़ा होगा, अच्छे से आपको हेडिंग्स पता होंगी तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है कि अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो जो फर्स्ट पेयर स्लाइवरी ग्लैंड का ह्यूमंस में मौजूद होता है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो जुबान के नीचे मौजूद होता है। ये टंग है ना, आपको पता है यहाँ कहीं टंग होगी और टंग के नीचे ये पेयर मौजूद होता है। किसका पेयर मौजूद होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड का। और इसका काम आपको पता है क्योंकि ये स्लाइवरी ग्लैंड है तो इसमें स्लाइवा प्रोड्यूस करना, इसकी तो हमें कहानी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट जो पेयर है दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो कहीं यहाँ मौजूद होता है जबड़े के पीछे, ठीक है, प्रेजेंट बिहाइंड द जॉ, जो जबड़े हैं उसके पीछे मौजूद होता है। सो नेक्स्ट स्लाइवरी ग्लैंड का जो पेयर ह्यूमंस में मौजूद होता है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड्स। अब पैरोटिड ग्लैंड्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो ईयर्स के फ्रंट में मौजूद है, कानों के सामने। कानों के सामने मतलब अगर यहाँ ईयर है तो उसके यहाँ कहीं फ्रंट में हमें यहाँ एक पेयर नजर आता है, मतलब कि पैरोटिड ग्लैंड नजर आता है। और इसका काम
भी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सैलरी ग्लैंड है तो उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस करना है। चलो जी, ग्लैंड्स पढ़ लिए कितने होते हैं, उनकी लोकेशन देख ली। अब हमने आना है कि जी सलाइवा कैसे नेचर का होता है, क्योंकि हमने कहा कि जितने भी हमारे पास पेयर मौजूद होते हैं सलाइवा ग्लैंड्स का, उनका काम तो एक ही सलाइवा की प्रोडक्शन। हम देखेंगे कि इनमें कौन सी कंपोजिशन क्या है सलाइवा की, इनमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें, हमने कहा कि सलाइवा में 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, 3 चीजें मौजूद होती हैं। सलाइवा की बात करें, सलाइवा में पानी भी मौजूद होता है और म्यूकस भी मौजूद होता है। इसका क्या फंक्शन है नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज इनमें मौजूद होती है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर साल्ट्स। अब इसमें जो तीसरी चीज मौजूद होती है सलाइवा में दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। आपको पता है नाम से कि ये जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवानी होती है, मतलब फूड की डाइजेशन करवानी होती है, अमाइलेज और टायलिन। ठीक है, तो इसकी हम जो है वो सारी की सारी डिटेल आगे पॉइंट्स की शक्ल में देखते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें वाटर और म्यूकस की, ये दोनों मिलकर एक स्लाइमी लिक्विड बनाते हैं। तो ये जो स्लाइमी लिक्विड है ना, ये बेसिकली खुराक को लुब्रिकेट करता है, ये मॉइस्चन करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है, ताकि खुराक जो है वो बड़ी ही बासानी उसको चबाया जा सके और बड़ी स्मूथली जो है वो ऑसोफेगस से ये खुराक की नाली से गुजर सके। ठीक है, अब आप कहेंगे स्लाइमी लिक्विड मौजूद हो खुराक में, ये सलाइवा मौजूद हो, तब खुराक जो है वो चबाई जाती। क्या सलाइवा के बगैर खुराक नहीं चबाई जाती? यस। अगर आप देखें खुराक में, आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम एक सूखी रोटी का पीस उठाते हैं और उसको खाते हैं तो आपको पता है कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको चबाने में। लेकिन अगर हमने एक शोरबे वाला बाउल लिया और उसमें रोटी को अच्छे से भिगो दी और वो तब खाया, तो वो बहुत ही आसानी से चबाया जाएगा और बड़ी ही आसानी से निगला जाता है। तो यही होता है कि वो ऑयली और स्लाइमी नेचर का होने की वजह से खुराक को चबाना भी आसान होता है और निगलना भी आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट सलाइवा में हमने कहा चीज मौजूद है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके अलावा कुछ साल्ट्स। ये कुछ एंटीसेप्टिक नेचर के होते हैं। एंटीसेप्टिक इनका कुछ हद तक पार्ट होता है, क्योंकि ये जरासीम कुछ होता है। इनके अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट से साल्ट्स मौजूद होते हैं सलाइवा में, वो खुराक के अंदर जो जरासीम आते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करते हैं। उसके बाद मेन अगर फंक्शन की बात करें ना इन साल्ट्स की, तो वो यही है कि वो फूड की जो पीएच है उसको स्टेबलाइज करते हैं, फूड की पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो पीएच को मेंटेन करने के लिए अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अपना नेचर हमें देखनी है। अगर सलाइवा फॉरन फ्रेश प्रोड्यूस हुआ हो तो उस सलाइवा की जो नेचर होती है वो अल्कलाइन होती है, बेसिक नेचर होती है। और पीएच की बात करें तो जो फ्रेश सलाइवा है उसकी पीएच 8 होती है। तो कहते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती है, वो जो सलाइवा फ्रेश नेचर का था वो अब फ्रेश नेचर का नहीं रहा, वो ओल्ड सलाइवा। उसकी अगर हम पीएच की बात करें तो वो 6 होती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है पॉइंट दैट इज टायलिन। टायलिन की बात करें तो इनमें मैंने कहा कि ये जो है ना टायलिन जो सलाइवा में मौजूद होती है, ये बेसिकली कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है नाम से अंदाजा हो रहा है कि इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवानी होती है। तो ये जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च जो है वो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनका काम होता है कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। समझ आ गई? ठीक है, सलाइवा का हमने फंक्शन देख लिया, हमने सलाइवी ग्लैंड देख लिए और हमने देखा कि ओरल कैविटी में कैसे फूड की सिलेक्शन हो रही है, ग्राइंडिंग कैसे हो रही है, मैस्टिकेशन कैसे हो रही है, लुब्रिकेशन और डाइजेशन कैसे हो रही है। यही हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डाइजेशन डिस्कस की थी ओरल कैविटी में। अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम स्वॉल्विंग का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि किस मेथड से खुराक जो है उसको निगला जाता है। सो नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।